गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का जो कि केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये टॉपिक यानी ये लेसन नहीं आया समझ में तो आप केमिस्ट्री को लाइफ टाइम भूल जाइएगा कि तुम्हें रसायन विज्ञान समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री का बेस है पीरियोडिक टेबल। कोई भी एलिमेंट क्यों रिएक्शन करता है, किसी से क्यों अटैचमेंट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन एक्सेप्शन यानी कि त्याग और ग्रहण करेगा, इन सभी सवालों का जवाब इसी पीरियोडिक टेबल में आपको मिलता है। कोई मोस्ट निगेटिव क्यों है, कोई मोस्ट पॉजिटिव क्यों है, कोई किसी से रिएक्शन करता है, कोई किसी एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करता। कुछ एलिमेंट्स को हमने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड से बाहर निकाल करके नीचे रख रखा है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ में। इसका क्या राज है? एलिमेंट्स को हमने ब्लॉक्स में डिवाइड क्यों किया, क्या राज है? एलिमेंट्स को हमने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बेस पर डिफाइन क्यों किया? इन सभी राजों का आज आपके सामने पर्दाफाश होगा। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा, लास्ट तक स्किप करते ही मत करिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो जैसे हमारे घरों में बहुत ढेर सारी किताबें होती हैं। आप सभी लोग क्लास 9 या 10 के स्टूडेंट होंगे, तो आपके पास भी ढेर सारी बुक्स होंगी। उन बुक्स में क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जहाँ तक भी अभी तक आपने स्टडी की है, ये सारी बुक्स आपके पास होंगी। इन सभी बुक्स को आपने किसी न किसी रैक में या किसी न किसी अलमीरा में या किसी न किसी अलमारी में आपने इन बुक्स को अरेंज करके रखा होगा और उन बुक्स को आपने किसी न किसी तरह से अरेंज किया होगा। कुछ बुक्स को उनके साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज किया होगा, कुछ बुक्स को क्लास वाइज अरेंज किया होगा। तो इस तरह से आपने जिन भी बुक्स को अरेंज किया है, सेम वैसे ही एलिमेंट्स की स्टडी आसान हो जाए, इसलिए पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत हमें महसूस हुई और हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल को बनाया। लेकिन पीरियोडिक टेबल जो आज आप देखते हो अपनी केमिस्ट्री में, ये पीरियोडिक टेबल एज इट इज़ आपको नहीं मिल गई थी। इस पीरियोडिक टेबल के पीछे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। डायरेक्ट मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल नहीं दिया था। शुरुआत में जब एलिमेंट्स की खोज हुई तो लगभग 56 के आसपास एलिमेंट्स उस समय थे। तो इन 56 एलिमेंट्स की स्टडी आसान हो, इसके लिए तरह तरह के जो केमिस्ट थे, रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक थे, वो लगे रहे और उन लोगों ने अपनी अपनी ज्ञान और प्रतिभा के अकॉर्डिंग उसकी स्टडी को ईजी बनाने के लिए तरह तरह के उन्होंने रूल्स दिए थे। उनमें से जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आया था वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था विलियम प्राउट का, जो कि 1785 से 1850 तक वो माना गया था। विलियम प्राउट साहब ने, उनका यह मानना था कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी तत्व हैं, वो सारे एलिमेंट्स का जो परमाणु भार होता है यानी एटॉमिक वेट जो होता है, वो हाइड्रोजन के जस्ट होल नंबर का मल्टीपल होता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होगा वो 2 होगा, नेक्स्ट का 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। इस तरह से उनका ये मानना था और उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अकॉर्डिंग उनका ये कहना था कि ऑल द एलिमेंट्स वेयर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी उनका ये मानना था कि जितने भी एलिमेंट्स, उस टाइम तक 56 एलिमेंट्स मालूम थे, उन सभी की जो ओरिजिनेट हुई है, उत्पत्ति हुई है, वो सभी पैदा हुए हैं किससे? हाइड्रोजन से। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट गलत था और इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया गया और ये कॉन्सेप्ट नहीं माना गया। इसके बाद फिर कुछ लोगों ने अपनी मेहनत शुरू की और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर के आए वो थे डोबेनियन साहब। इन्होंने एक ट्रायड्स वाला कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने कहा था कि पीरियोडिक टेबल जो थी उस वक्त की, उसमें एलिमेंट्स को 3-3 के सेट में इन्होंने अरेंज किया था। ट्राई माने 3, तो 3-3 के सेट में इन्होंने अरेंज किया था और इनका ये मानना था और सच भी था कि जो फर्स्ट एलिमेंट था और जो लास्ट एलिमेंट था, इन दोनों को अगर एटॉमिक मास को हम ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें तो जो बीच वाला एलिमेंट है, जितना एटॉमिक मास उसका है उतना ही आंसर आएगा। और उन्होंने इसको बाकायदा प्रूफ करके भी दिखाया। जैसे अगर हम इनके ट्रायड्स में देखें, मान लीजिए सोडियम लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक मास कितना है? 7, और सोडियम का एटॉमिक मास 23 और पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39। तो अगर हम इस फर्स्ट एलिमेंट को और इस थर्ड एलिमेंट्स को, ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 है ना, 3 का सेट है, इसी को बोलते हैं ट्रायड्स। तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को आपस में ऐड कर लें और 2 से डिवाइड कर दें तो 39 + 7 क्या बन जाएगा? 46/2 = 23। तो 23 वो नंबर है जो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास है। इसी को बोलते हैं रूल ऑफ ट्रायड्स। यानी अकॉर्डिंग टू दिस रूल द एटॉमिक
sum of atomic mass of first and third elements is equal to the atomic mass of the middle element। यानी जो 3 का सेट बनता है उसमें पहले और आखिरी एलिमेंट के अगर परमाणु भार को जोड़ दिया जाए और 2 से डिवाइड किया जाए तो जो भी आंसर आएगा वो बीच वाले एलिमेंट के परमाणु भार के बराबर होगा। इसी को हम डॉबर्नियर का त्रिक नियम भी कहते हैं और इंग्लिश में ट्राइट्स रूल भी कहते हैं। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद डॉबर्नियर साहब का भी कॉन्सेप्ट माना नहीं गया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली अप्रूव अपने आप को नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पीरियोडिक टेबल बनाने का मेन मकसद था कि हम ईजिली प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर सकें, किनकी, एलिमेंट्स की, और इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट की स्टडी पॉसिबल नहीं थी। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट एटॉमिक मास के फॉर्म में रखे गए थे। अब एटॉमिक मास के फॉर्म में अरेंज करने से प्रॉब्लम क्या आती है आगे हम समझेंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट रूल आया वो आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये रूल जॉन्स न्यूलैंड साहब ने 1800 में इन्होंने इस रूल को दिया था और इन्होंने इस रूल के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में 8 के सेट में अरेंज किया था। यानी एक लाइन में 8 एलिमेंट को इन्होंने रखा था और इन्होंने अपने इस रूल में कहा था कि एवरी 8th एलिमेंट, जो भी इनके अरेंजमेंट में जो 8वां एलिमेंट होगा, तो एवरी 8th एलिमेंट हैज़ द सिमिलर प्रॉपर्टी एज द फर्स्ट। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने 8 एलिमेंट्स को रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करेगी। जैसे अगर इनके हम ऑक्टेव्स को देखें, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। फिर फ्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है। तो अगर हम इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की है वही प्रॉपर्टी फ्लोरीन की है। अगर किसी और एलिमेंट से टच करना चाहे तो मान लो यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो प्रॉपर्टीज लिथियम की हैं वही प्रॉपर्टीज सोडियम की हैं। यही है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। यानी न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल कहता है कि जो पुरानी पीरियोडिक टेबल थी, पुरानी आवर्त सारणी थी, उसमें 7वें एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आता है उसके गुण पहले एलिमेंट से मैच करते हैं। यही है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो अभी हम लोगों ने समझा ऑक्टेव्स रूल, और अब हम समझते हैं कि जो ऑक्टेव रूल था उसके डिसएडवांटेजेस क्या थे। आपको मालूम है किसी भी चीज़ से अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो ऑक्टेव रूल जो था उसके जो मेन डिसएडवांटेजेस थे वो फर्स्ट थे कि इट वर्क्स ओनली विद हाइड्रोजन टू कैल्शियम। यानी ऑक्टेव ने जो भी कॉलम बनाया था उसमें जो एलिमेंट्स उन्होंने अरेंज किया था उनमें जो इनका रूल फॉलो होता है वो केवल हाइड्रोजन से शुरू होता है और कैल्शियम तक जाके फिनिश हो जाता है। इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो इनका जो रूल था कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द टेबल आफ्टर नेक्स्ट 8 शो द प्रॉपर्टी लाइक द फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि जो लास्ट का 8th एलिमेंट होता है वो इस ऑक्टेव सीरीज के फर्स्ट एलिमेंट से अपनी प्रॉपर्टी को सेम शो करता था। हिंदी में जो 8वां एलिमेंट होता था वो पहले वाले एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी शो करता था। लेकिन इनका ये जो रूल है वो केवल हाइड्रोजन से कैल्शियम तक ही दिखाई पड़ता है। इसके बाद के एलिमेंट्स इस रूल को फॉलो नहीं करते। यहाँ पर ऑक्टेव लॉ फेल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस गिव्स बिग सेटबैक to the List law as they were quite different to elements। जैसे ही इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हुई, इनर्ट गैसेस वो गैसेस होती हैं जिनके सभी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। इन्हें हम इनर्ट गैसेस या हिंदी में उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैस कहते हैं। तो जैसे ही अक्रिय गैसों यानी इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हुई वैसे ही वो गैसें सभी एलिमेंट से एकदम अलग प्रॉपर्टी शो करती थी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इनर्ट गैसेस जैसे ही बनी ऑक्टेव लॉ एकदम फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैसेस इनकी किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, मतलब दे वर शोइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज। तो ऐसी कंडीशन में ऑक्टेव लॉ और ऑक्टेव सीरीज में प्रॉब्लम शुरू हुई और यही इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा था। नेक्स्ट है, इट कंसीडर ओनली 56 एलिमेंट्स प्रेजेंट। ऑक्टेव के अकॉर्डिंग केवल नेचर में 56 एलिमेंट्स थे
जबकि रियलिटी में ए लॉट ऑफ एलिमेंट्स थे, आज भी हम 116 तक पहुंच चुके हैं। तो 56 एलिमेंट्स तक ही केवल ऑक्टेव सीरीज में स्पेस मिला था, इसलिए जो भी न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही थी उनके लिए इस सीरीज में कोई जगह दिखती भी नहीं थी, और प्लस उनकी सारी प्रॉपर्टीज इस ऑक्टेव लॉ से दूर दूर तक मैच नहीं करती थी। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक आया। नेक्स्ट आया न्यू एलिमेंट्स शो डेविएशन फ्रॉम ऑक्टेव लॉ। जो भी नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई वो भी ऑक्टेव लॉ को फॉलो नहीं करते थे। इन इट फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकिल एंड ब्रोमीन आर प्लेस्ड इन सेम कॉलम बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो ये आई कि ऑक्टेव सीरीज में फ्लोरीन को, क्लोरीन को, कोबाल्ट को, निकिल को, ब्रोमीन को एक ही कॉलम में एक ही साथ रखा गया, जबकि इन सब की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से दूर दूर तक मैच नहीं करती। इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, जो कि मेंडलीव की जो न्यू पीरियोडिक टेबल थी उसमें आप पढ़ेंगे भी कि जो कोबाल्ट और निकिल है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के दो ऑर्बिटल्स खाली होते हैं और इनको रखा किसके साथ गया? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ, जिनके पास केवल एक आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन वैलेंस होते हैं, यानी इनकी सिर्फ बाह्यतम कक्षा खाली होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ही वैकेंट होता है, बाकी सारे शेल्स इनके कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं। तो इस तरह से ये डिसएडवांटेज थे जो कि ऑक्टेव सीरीज में देखने को मिली, और इन्हीं सब कारणों से ये ऑक्टेव सीरीज अडॉप्ट नहीं किया गया और कुछ वक्त के बाद धीरे धीरे इसको मान्यता मिलनी बंद हो गई और लोगों ने इसको फॉलो करना बंद कर दिया। अब हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे कि जो मेंडलीव ने, जिनको हम डिमिट्री आइनोविच मेंडलीव के नाम से जानते हैं, उन्होंने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी उस पीरियोडिक टेबल में क्या प्रॉफिट्स थे, क्या लॉसेस थे, क्या उसका बेस था, किस आधार पर वो पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी, इन सभी पॉइंट्स का हम डिस्कशन इस डिमिट्री आइनोविच मेंडलीव थे। इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1834 में और 1907 में यानी 1907 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक साइबेरिया के बहुत ही नॉर्मल फैमिली में पैदा हुए थे। शुरू में बहुत ही नॉर्मली इनकी लालन पोषण चलता रहा। लिवलीहुड अपनी कंप्लीट करने के बाद जब ये 1961 में इन्होंने एक स्कूल में प्रिंसिपलशिप को संभाला था। ये अपने आप में एक इन्वेंटर भी थे, हमेशा इनका मन इन्वेंशन में लगा रहता था। तो इनके मन में बात आई कि जो भी एलिमेंट्स हैं उस टाइम तक नोन, नियर अबाउट 63 एलिमेंट्स नोन थे, इन एलिमेंट्स को स्टडी के लिए कैसे हम सुटेबल ढंग से अरेंज करें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल का इन्वेंशन किया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1906 में, इनके मृत्यु से यानी इनके डेथ से बिफोर 1 ईयर, 1 साल पहले। और इसके बाद इनका जो पीरियोडिक टेबल था इसने एक रेवोल्यूशन को जन्म दिया। वो रिवोल्यूशन था कि जिस आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम स्टडी करते हैं उसका बेस, उसकी नींव इन्होंने ही रखी थी। इसीलिए हम इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। जैसे मोज़ले साहब ने अपने रूल से, यानी मोज़ले साइंटिस्ट थे मोज़ले, उन्होंने अपने रूल से हेल्प किया था, उसका डिस्कशन हम आगे करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि मेंडलीव ने, जिनका कंप्लीट नाम था डिमिट्री आइवानोविच मेंडलीव, उन्होंने अपने इस पीरियोडिक टेबल का बेस क्या लिया था। तो उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स को सजाने के लिए, सारे एलिमेंट्स को एक वेल अरेंज करने के लिए इन्होंने एक आधार लिया था, एक बेस लिया था, और वो बेस था जिसे हम इनका ओल्ड पीरियोडिक लॉ कहते हैं। तो ये लॉ जो कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर रिलेटिव एटॉमिक मासेस। इसी रूल को हम सेकंड फॉर्म में इस तरह कह सकते हैं कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन देयर एटॉमिक मासेस। यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो उसके एटॉमिक मास पर, यानी हिंदी में परमाणु भार पर निर्भर करती है। अगर इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में कहें तो किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है वही उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है। और मेंडलीव ने अपनी जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, आवर्त सारणी बनाई थी, उसमें इन्होंने एलिमेंट्स को परमाणु भार के आधार पर ही रखा भी था। यानी जिसका परमाणु भार यानी एटॉमिक मास 1 है वो पहले एटॉमिक मास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से इन्होंने उस सीरीज़ में ऐसे वर्टिकल कॉलम्स में और हॉरिजॉन्टल रोज में चीज़ों को यानी एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो वर्टिकल कॉलम्स थे वो 8 थे और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी वो थी 6।
जिनको हम पीरियड्स कह सकते हैं। तो यानी मेंडलीव की जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो पीरियड्स थे हॉरिजॉन्टल लाइंस वो थी 6 और जो वर्टिकल लाइंस थी वो थी 8। इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो इनके पीरियोडिक टेबल के मेन प्रॉपर्टीज क्या थी हम उनकी स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट था कि इट पब्लिश्ड इन जर्मन जनरल इन 1872। जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल इसको हम बोलते हैं, जिसको आप मेंडलीव का ओल्ड पीरियोडिक टेबल कहते भी हैं, वो सबसे पहले 1872 में जर्मन जनरल में पब्लिश हुआ था और तब दुनिया को मिला था फर्स्ट पीरियोडिक टेबल। इट कंटेन्ड 63 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। और जब ये पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी तो उस वक्त तक केवल मेंडलीव को 63 एलिमेंट्स ही मालूम थे। यानी उस समय तक केवल 63 तत्व ही हमें जानकारी में थे और हमने इन्हीं 63 यानी 63 एलिमेंट्स को इस पीरियोडिक टेबल में जगह दी थी। सेवरल गैप इन सीरीज फॉर अननोन एलिमेंट्स। पहले से ही मेंडलीव को एक अंदाज़ा था कि हो ना हो कुछ नए एलिमेंट्स इन फ्यूचर हमारे पास डिस्कवर होंगे, तो उन्होंने पहले से ही उन अननोन एलिमेंट्स के लिए अपनी इस पीरियोडिक टेबल में गैपिंग बना रखी थी कि जब वो एलिमेंट्स मिलेंगे तो उनको हम यहाँ पर सेट करेंगे। और इन्होंने एक प्रेडिक्शन किया था, एक अंदाज़ा लगाया था कि उन न्यू एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो इन्हीं अगल और बगल के दोनों एलिमेंट्स से मैच करेगी। और ऐसा हुआ भी कि बाद में जो एलिमेंट्स मिले उनकी प्रॉपर्टी इनके प्रेडिक्शन यानी इनके अनुमान के हिसाब से अगल बगल के एलिमेंट से मैच भी करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, लेटर आर वॉज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स। इन्होंने एलिमेंट्स के नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस लेटर का सहारा लिया था वो लेटर था आर। जैसे हम लोग बोलते हैं CO2, तो ये CO2 नहीं बोलते थे, ये C के प्लेस पे R का यूज़ करते थे, तो CO2 इनके हिसाब से था RO2। ऐसे ही NH2 इनके अकॉर्डिंग था RH2। ऐसे ही मेथेन यानी CH4 मेंडलीव के अकॉर्डिंग था RH4। तो इस तरह से इन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, उसमें इन्होंने वर्टिकल लाइंस जो ली थी जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं उनके नंबर्स थे 8। जो इन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइंस ली थी जिनको हम पीरियड्स कहते थे उनके नंबर हैं 6। और इन्होंने उस पूरी पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट्स को स्पेस दिया था। उस पीरियोडिक टेबल में जगह जगह पे गैपिंग थी फॉर द नेक्स्ट अननोन एलिमेंट्स जो डिस्कवर होने वाले थे। और इस तरह से इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को लोगों के सामने 1872 में जर्मन जर्नल में पब्लिश किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। अब हम समझते हैं कि इनके जो पीरियोडिक टेबल्स थे उसके डिसएडवांटेज या एडवांटेजेस क्या थे। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल्स के जो एडवांटेजेस थे वो बहुत ढेर सारे थे। यानी इससे पहले सारे एलिमेंट्स एकदम अस्त व्यस्त इन वेल अरेंज्ड कंडीशन में नहीं थे, वो सब डिस्टर्ब कंडीशन में थे। कोई एलिमेंट किसी पीरियड में, कोई एलिमेंट किसी भी ग्रुप में इस तरह से अटैच थे। ऑक्टेव्स लॉ भी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो मेंडलीव ने अपनी जो पीरियोडिक टेबल दी थी उससे काफ़ी एडवांटेजेस मिले लोगों को, और केमिस्ट्री और प्लस इन एलिमेंट्स की स्टडी बहुत ईजी हो गई। तो जो मेन प्रॉपर्टीज थी उसकी वो थी इट क्लासिफाइड एलिमेंट्स फॉर फर्स्ट टाइम सिस्टमेटिक। यानी मेंडलीव ने ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने एलिमेंट्स की स्टडी को फर्स्ट टाइम सिस्टमेटिक बना दिया। कि जैसे हम अपने घरों में बुक्स रखते हैं तो बुक्स को हम अपने रो में या वर्टिकल कॉलम्स में एक वेल अरेंज रखते हैं, चाहे साइज के अकॉर्डिंग और चाहे क्लास के अकॉर्डिंग, कि क्लास 11th की बुक एक रैक में, क्लास 12th की बुक्स एक रैक में। वैसे ही इन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज कर दिया। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि अगर हम किसी भी एक ग्रुप के एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे हैं तो बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हमें लगभग मैच मिल रही हैं। इसमें कुछ डिसऑर्डर्स थे, कंप्लीटली सही नहीं था, बट पहले की कंडीशन में वेल सिस्टमैटिक था। नेक्स्ट पॉइंट, लाइटर मासेस वेयर फर्स्टली एंड हैवियर एलिमेंट्स देन। इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले जो कम वजन वाले यानी कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स थे वो इनको इन्होंने पहले जगह दी थी, और जिनका एटॉमिक मास यानी परमाणु भार ज़्यादा था उनको इन्होंने बाद में जगह दी थी। यानी इनका जो पीरियोडिक टेबल का सीरीज़ था वो कम एटॉमिक मास से हाईवी एटॉमिक मास की तरफ ऐसे लेफ्ट टू राइट जाता था। इट मेक्स स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ईजियर। इनकी पीरियोडिक टेबल से पहले किसी भी कंपाउंड के बारे में सोचना और उसकी स्टडी अपने आप एक बड़ा टिपिकल वर्क था। क्यों? क्योंकि हम इस एलिमेंट की स्टडी करते थे और इसके जस्ट बगल रखा हुआ एलिमेंट कुछ और प्रॉपर्टी शो करता था। लेकिन जब ये पीरियोडिक टेबल बना तो हमें कंपाउंड्स की स्टडी कंपेयर
प्रीवियसली यानी पहले की तुलना में हमें सिस्टमेटिकली आसान लगा। नेक्स्ट, इनर्ट गैसेस एट न्यू प्लेस विदाउट डिस्टर्बिंग ओल्ड एलिमेंट्स। यानी इस पॉइंट से पहले हम इस पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि वैकेंट स्पेस फॉर फ्यूचर एलिमेंट्स। इनकी पीरियोडिक टेबल में जो भविष्य में मिलने वाले एलिमेंट्स से, फ्यूचर एलिमेंट्स जो उस समय इन्वेंट हुए ही नहीं थे, डिस्कवर हुए ही नहीं थे, उन एलिमेंट्स के लिए भी इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में स्पेस छोड़ रखा था। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ कि उसका फ़ायदा ये हुआ कि इनर्ट गैसेस, जो भी हमें इनर्ट गैसेस मिली थी, गेट न्यू प्लेस विदाउट डिस्टर्बिंग ओल्ड एलिमेंट्स। कि जैसे ही हमें इनर्ट गैसेज यानी हिंदी में अक्रिय गैसें मिली, हमने उनको पीरियोडिक टेबल में स्पेस दे दिया और हमें पहले से रखे हुए एलिमेंट्स को उनके स्पेस से डिस्टर्ब नहीं करना पड़ा। यानी पीरियोडिक टेबल में कोई छेड़छाड़ किए बिना हमने इनर्ट गैसेस को वहां पर प्लेस दे लिया। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज था हमारे लिए। इट आल्सो हेल्प्ड इन द करेक्शन ऑफ मासेस ऑफ सेवरल एलिमेंट्स। यानी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स रखे हुए थे वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखे हुए थे। इससे हमें यह आसानी मिली कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास को लेकर बड़ा कंफ्यूजन था। जैसे हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम के बारे में ड्यूलांग और पेट्सर ने बताया था कि बेरिलियम का एटॉमिक मास 14.8 होता है, जबकि इसकी पोजीशन और इसकी बाईवैलेंट यानी हिंदी में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो प्रॉपर्टी है यानी इसकी संयोजकता वैलेंसी 2 है। तो इसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग मेंडलीव ने पाया कि इसका जो एटॉमिक मास है वो 9 है, और सच में इसका एटॉमिक मास 9 आज तक हम लोग मानते भी चले आ रहे हैं। तो इस तरह से जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उससे हमें ये आसानी मिली कि हम एलिमेंट्स को उनका सही एटॉमिक मास दे पाए। तो इस तरह से मेंडलीव ने अपनी ओल्ड पीरियोडिक टेबल को लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और साथ ही इनके इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रखने का जो बेस था वो था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, यानी परमाणु भार के आधार पर इनकी इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रखा गया था। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अकॉर्डिंग हमें बहुत सहूलियत मिली, बहुत ही सिस्टमेटिक स्टडी होने लगी एलिमेंट्स की। बट उसके साथ ही कुछ लिमिटेशंस और कुछ डिसएडवांटेजेस के हम लोग फेस करने लगे, और वो प्रॉब्लम हमारे सामने आकर खड़ी हो गई, जिसका मेंडलीव की जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल थी उसमें कहीं दूर दूर तक कोई भी जवाब, कोई भी रिप्लाई नहीं थी। और जो फर्स्ट लिमिटेशन थी वो थी हायोडेन हैज़ प्लेस्ड इन 2 ग्रुप्स। ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी, यानी सबसे बड़ा विवाद था कि हायोडेन को मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 2 जगह प्लेस दिया गया था। फर्स्ट ग्रुप में विद द अल्कली मेटल्स, और लास्ट में जो भी इनर्ट गैसेस थी उनसे पहले क्लोरीन था, यानी क्लोरीन जो फैमिली थी उसके साथ उसको प्लेस दिया गया। जबकि किसी भी एक एलिमेंट के 2 प्लेसेस नहीं हो सकते। तो पहली प्रॉब्लम ये सामने आई थी। नेक्स्ट, शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स, यानी जो भी एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टीज शो करते थे, पुट इन अदर्स प्लेसेस, उनको अलग प्लेसेस में डिसिमिलर एलिमेंट्स के साथ रख दिया गया था। जैसे सिल्वर, थैलियम, बेरिलियम और पीबी यानी लेड हैव सेम कैरेक्टर्स बट आर इन डिफरेंट ग्रुप्स। इन सब की प्रॉपर्टी सेम है, बट इनको जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल था उसमें अलग अलग रख दिया गया था, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई प्रॉपर्टीज सेम है और एलिमेंट्स अलग अलग ग्रुप या अलग अलग पीरियड्स में मिल रहे हैं, तो हाउ कैन वी स्टडी इट। नेक्स्ट, डिसिमिलर एलिमेंट्स, यानी ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच नहीं करती थी, आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप्स, वो सेम ग्रुप में रखे हुए थे। तो जब भी कोई स्टडी करने जाता था तो बहुत कंफ्यूजन्स को लेकर वो क्रिएट हो जाता था, यानी परेशान हो जाता था कि यार इसकी प्रॉपर्टी से मैच नहीं करती, एक ही फैमिली में रख दिया गया है। एग्जाम्पल, कॉपर, Ag यानी सिल्वर, Au यानी गोल्ड, ये सब क्वाइंस के मेटल्स हैं, इनसे क्वाइंस बनते हैं, ज्वेलरीज बनती हैं, और इन सभी को पुटअप किया गया था एल्कली एलिमेंट्स के साथ, जो कि सोडियम पोटेशियम की फैमिली है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। नेक्स्ट है इनर्ट गैसेस एज आर्गन इज पुटेड विद पोटेशियम। कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक था। आर्गन एक इनर्ट गैस है जो कंप्लीटली इनएक्टिव है, किसी भी तरह से कोई रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि इनर्ट गैसेस का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल यानी बाह्यतम कक्षा कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होती है। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पोटेशियम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है वैकेंट होता है, यानी खाली होता है। इसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों की प्रॉपर्टी दूर दूर तक मैच नहीं करते, एक साथ रखे गए हैं। तो ये सब बड़ी बड़ी लिमिटेशंस थी जो मेंडलीव की ओल्ड पीरियोडिक टेबल में हमें फेस करना पड़ता था।
और लास्ट था नो प्लेसेस टू आइसोटोप्स। जैसे आपको मालूम है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो हमें हाइड्रोजन को तो प्लेस दिया गया था, वो भी कैसा था, कंट्रोवर्शियल था, कि कभी उनको हम बोलते थे फर्स्ट ग्रुप में और कभी बोलते थे 7th ग्रुप के साथ में। वैसे ही आइसोटोप को कोई प्लेस नहीं मिला गया था, जबकि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम तीनों एलिमेंट्स हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम और लिमिटेशन से कारण जो मेंडलीफ की ओल्ड पीरियोडिक टेबल थी बड़ी चैलेंजिंग थी, उसको लोगों ने चैलेंज करना शुरू कर दिया और इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई थी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। हम डिस्कस करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी मॉडिफिकेशन इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ। तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में जो चेंजिंग की गई थी, उन चेंजिंग्स के बिहाफ पर जो न्यू मॉडर्न टेबल बन करके आई थी, हम उसकी प्रॉपर्टीज को मैन्युअली स्टडी करेंगे। तो 1930 में मोज़ले ने एक डिस्कवरी की थी। मोज़ले ने अपनी इस डिस्कवरी में बात बताई थी कि द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन देयर एटॉमिक नंबर, यानी किसी भी एलिमेंट के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो डिपेंड करते हैं उसके परमाणु क्रमांक पर, यानी एटॉमिक नंबर्स पर। और ये बात बाद में प्रूफली सही भी मालूम चली हमें। कैसे मालूम चली, इसको हम डिस्कस आगे करेंगे जब हम वैलेंसी नाम की स्टडी करेंगे। तो जब ये रूल दिया मोज़ले ने, उन्होंने कहा कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन देयर एटॉमिक नंबर्स, यानी किसी भी तत्व का जो मूल गुण होता है, किसी भी एलिमेंट का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है उसका एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास है। इसके बिहाफ पर जब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिसाइड होने लगी तो मेंडलीव ने भी अपनी ओल्ड पीरियोडिक टेबल में जो कुछ डिसऑर्डर्स थे, जैसे हाइड्रोजन का प्लेस वहां पर फिक्स नहीं था, हाइड्रोजन कभी हम ग्रुप 1 में रखते थे और कभी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन साथ रखते थे। तो इन सब प्रॉब्लमों से भी फुर्सत मिल गई जब मेंडलीव ने अपना न्यू पीरियोडिक टेबल का न्यू मॉडर्न पीरियोडिक रूल दिया। मॉडर्न पीरियोडिक रूल और ओल्ड पीरियोडिक रूल दोनों में फर्क सिर्फ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का है। पहले मैं ओल्ड पीरियोडिक रूल की बात करता हूं आपसे। ओल्ड पीरियोडिक रूल जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वो कहता था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन देयर एटॉमिक मासेस। लेकिन जब मोज़ले ने अपनी डिस्कवरी की तो इनकी डिस्कवरी के बाद मेंडलीव ने जो रूल दिया उसी को हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आपसे पूछा जाएगा। So according to this rule, properties of elements are the periodic function of their atomic numbers. अगर सेकंड डेफिनेशन की बात करें, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन देयर एटॉमिक नंबर, यानी किसी भी एलिमेंट की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी या केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिपेंड करेगी कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है। अगर हम इसी बात को हिंदी में बात करें तो किसी भी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। और सच बात भी है भाई, हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट से कितने बॉन्ड बनाएगा ये डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन देता या लेता है। तो अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। और आपको मालूम है कि किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में यानी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और यही प्रोटॉन जो शेल्स हैं यानी कक्षाएं हैं इनमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों पर कंट्रोल करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के पास न्यूट्रल कंडीशन में, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल कंडीशन में यानी अगर उस एलिमेंट पर कोई चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा और जितना उसके पास प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। और आपको मालूम है कि किसी भी एलिमेंट का जो भी प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉनों के डोनेशन या एक्सेप्टेंस से होती है। तो सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज एटॉमिक नंबर। तो इसीलिए मोज़ले का ये रूल सही है। और जब मेंडलीव ने एटॉमिक नंबर के बेस पर अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया, नई पीरियोडिक टेबल बनाई, तो ओल्ड पीरियोडिक टेबल में जो कुछ भी फॉल्ट्स थे, जो कुछ भी डिसएडवांटेजेस थे, हाइड्रोजन की पोजीशन या और भी एलिमेंट्स को स्पेस न मिल पाना, आइसोटोप्स के लिए प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी और फिर न्यू पीरियोडिक टेबल हमारे सामने आया था। तो अब हम डिस्कस करते हैं न्यू पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज की, जो कि अपने आप में ब्रॉड है, लेकिन इस रूल को आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मोज़ले रूल ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्लास 10th में भी, क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी। तो आप डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम ब्रॉड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को।
इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल। अगर ये पीरियोडिक टेबल आपको तैयार हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ आप प्रिपेयर कर डालें, जो भी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी स्टडी करेंगे, तो समझ लीजिए कि आपको मोर देन 50% केमिस्ट्री आपको कंप्लीटली आ गई। स्पेशली बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग के नेचर में, या कोई भी एलिमेंट कैसे अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा, इसमें आपको कभी लाइफ टाइम प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो प्लीज़ कंसंट्रेटली इस लेसन के सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, पीरियोडिक टेबल आपको शो हो रहा है, तो जो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी है वो है 18 वर्टिकल कॉलम्स टर्म्ड एज ग्रुप्स। जो मेंडलीफ ने अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने मेंडलीफ ने 2 वर्टिकल कॉलम्स लिए थे और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स लिए थे, एक वर्टिकल कॉलम और एक हॉरिजॉन्टल कॉलम। तो वर्टिकल कॉलम्स को इन्होंने नेम दिया था ग्रुप्स, और जिनकी संख्या यानी नंबर्स थे 18, यानी वर्टिकल कॉलम्स के नंबर्स कितने थे? 18 थे, जिसको आप अप टू डाउन भी कह सकते हो, जो आपको दिख रहा है, इसमें शो हो रहा है आपको। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, जो ऐसे लाइंस थी, इनको हम पीरियड्स कहते हैं, और पीरियड्स के जो नंबर थे वो 7 थे, यानी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड थे और 18 वर्टिकल कॉलम्स थे, जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स, यानी एटॉमिक, यहाँ पे मासेस लिखा हुआ है, ये सॉरी यहाँ पर एटॉमिक नंबर होना चाहिए। तो जो भी एलिमेंट्स अरेंज किए गए थे इनकी पीरियोडिक टेबल में, वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुटअप किए गए थे, यानी कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सारे एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स वे आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स थे, इन सभी एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया था। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। इन सभी एलिमेंट्स की हम 1 बाय 1 फर्दर वीडियोस में स्टडी करेंगे। यहाँ पर समझ लीजिएगा, किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में इंटर करता है, वो एलिमेंट उस ब्लॉक का एलिमेंट यही कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम सोडियम की बात करें, तो सोडियम, पोटेशियम, इन सभी का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट, ग्रुप फर्स्ट इज कॉल्ड एल्कली मेटल्स। जो भी ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सभी एल्कली मेटल्स कहलाते हैं, क्योंकि नेचर में पॉजिटिव होते हैं, यानी बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करने में विश्वास रखते हैं, और कैट आयन यानी धन आयन बनाते हैं। ग्रुप सेकंड इज नोन एज एल्कली अर्थ मेटल्स। जो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट हैं, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सभी जमीन से मिलते हैं हमें, तो चूंकि अर्थ से मिलते हैं और नेचर में पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इनका नाम है एल्कली यानी क्षारीय, अर्थ यानी मृदा, और मेटल्स माने तत्व। एल्कली अर्थ मेटल्स यानी क्षारीय मृदा धातु। ग्रुप 13 to 17 जो भी एलिमेंट हैं, ग्रुप 13 से 17 तक के, ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, इन सभी एलिमेंट्स को हम नॉर्मल या टिपिकल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, और इन एलिमेंट्स को ही हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, जो अभी हम आगे इसको समझते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप 3 to 12। जो ग्रुप थर्ड है, फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 3rd to 12 जो ग्रुप है, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब हिंदी में बीमार, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के यानी बाह्यतम कक्षा के 2 वैकेंसीज होती हैं, यानी 2 कक्षाएं खाली होती हैं, 2 शेल्स इनके इनकम्प्लीट होते हैं, उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इन्हीं को हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, आगे किसी पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं उसको। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो भी फर्स्ट ब्लॉक है और जो सेकंड ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स को, जो कि सोडियम फैमिली है और जो दूसरी वाली कैल्शियम मैग्नीशियम की फैमिली है, इन दोनों फैमिलीज को हम एस ब्लॉक एलिमेंट कंबाइंडली कहते हैं, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स एस ब्लॉक हैं। एलिमेंट्स ऑफ 13 to 18, यानी कि 13, 1 और 2 के बाद 3 से 12 हमने छोड़ दिया, जो 13 to 18 है, इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें आपका एल्युमिनियम से शुरू होता है और जाकर हम इनर्ट गैसेस पर फिनिश होते हैं, इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप 2 to 12 जो ग्रुप सेकंड है और जो ग्रुप 12 है,
आपको दिख रहा है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो बीच के 12 पार्ट्स हैं, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। मैंने अभी बताया भी था कि इनको हम ट्रांजिशन यानी संक्रमण तत्व कहते हैं हिंदी में, यानी बीमार होते हैं। क्यों बीमार होते हैं? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के दो शेल्स इनकम्प्लीट होते हैं, इसीलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी ये कहलाते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो एलिमेंट्स ऑफ 18th ग्रुप, जो भी एलिमेंट्स 18th ग्रुप के हैं, इन एलिमेंट्स को हम इनर्ट गैसेस कहते हैं। इनर्ट गैसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के सारे शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं होती है। एलिमेंट्स ऑफ Z इजकल टू 58, यानी जिन भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 58 से 71 होता है, इनको हम लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं, जो कि F ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्व हैं और इनको हमने पीरियड 6 और पीरियड 7 से निकालकर बाहर रख दिया है। क्वेश्चन बनता है क्यों बाहर रख दिया है? क्योंकि ये एलिमेंट्स, जैसे बच्चे शरारत करते हैं तो अंत में परेशान होकर माँ बाप भी उनका साथ छोड़ देते हैं, जबकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको प्यार करता है कौन? आपके पेरेंट्स। लेकिन अगर आप अपनी शरारतों की पराकाष्ठा को क्रॉस कर देंगे, लिमिटेशंस क्रॉस कर देंगे, सोसाइटी में उनके नेम और फेम के बारे में नहीं सोचेंगे, तो एक ऐसा वक्त आएगा कि उनको मजबूरी में आपसे छुटकारा लेना पड़ेगा। सेम वैसे ये जो F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में रखे गए हैं, ये इतने शरारती थे, इतने ज़्यादा इनका नेचर डिस्टर्ब है कि इनको पीरियड 6 और 7 से निकाल करके बाहर F ब्लॉक एलिमेंट्स के फॉर्म में नीचे पुटअप कर दिया गया। तो इनको हम बोलते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट्स। अब अगर हम बात करें कि पूरी पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में, जो पीरियड्स ऐसे होते नहीं, मैंने कितना नंबर बताया था? 7 नंबर्स, यानी कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स हैं कितने हैं? 7 हैं। तो पीरियड्स में कितने कितने एलिमेंट्स हैं और उन पीरियड्स को नेम क्या दिया गया? तो जो पीरियड 1 है, इसमें एलिमेंट्स हैं 2, इसका नाम है वेरी शॉर्ट पीरियड। पीरियड 2 में एलिमेंट है 8 और इसको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। पीरियड 3 में एलिमेंट्स हैं 8, इसको भी हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। पीरियड 4 में एलिमेंट्स हैं 18, इसको भी हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। पीरियड 5th में एलिमेंट्स हैं 18, इसको भी हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। पीरियड 6 में एलिमेंट है 32, इसको हम वेरी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। और पीरियड 7 में एलिमेंट है 32, जबकि ये इनकम्प्लीट भी है, इसको भी हम वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। तो किसी भी पूरी पीरियोडिक टेबल में ऐसे पीरियड्स में रखे हुए कितने एलिमेंट्स हैं, बहुत इजीली इसको हम लर्न कर सकते हैं। लर्न करने का सबसे इजी तरीका है 2 8 8 18 18 32 32। 2 के बाद 8 का पेयर बन गया, 18 का पेयर बन गया और 32 का पेयर बन गया। तो 2 8 8 18 18 32 32। इस तरह से अगर आप लर्न करेंगे तो पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स रखे गए हैं इसको आप जान जाएंगे। नेक्स्ट है F ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने बताया था ना कि पीरियड 6 और पीरियड 7 से कुछ एलिमेंट्स को निकाल करके पीरियोडिक टेबल से नीचे एक्टिनाइड और लैंथेनाइड के फॉर्म में रखा गया है। तो वो F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आर पुटेड आउटसाइड फ्रॉम पीरियड 6 एंड 7, यानी इनको पीरियड 6 और 7 से निकाल करके F ब्लॉक एलिमेंट्स को सीरीज में नीचे रखा गया है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में। लास्ट है F ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड, जो F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। क्यों इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स? हिंदी में आंतरिक संक्रमण तत्व। क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से अंदर के 2 ऑर्बिटल्स भी इनकम्प्लीट होते हैं, यानी टोटल इनके पास 3 इनकम्प्लीट शेल्स होते हैं। हिंदी में 3 कक्षाएं इनकी अधूरी होती हैं, इसलिए इनका नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इस ब्लॉक के एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव भी होते हैं, जो कि दुनिया के सबसे रेयर यानी सबसे दुर्लभ हैं, जो दुनिया में नहीं पाए जाते। हीरे से भी ज़्यादा इनकी कीमत है और सबसे खतरनाक एलिमेंट्स हैं, जिसमें से यूरेनियम और थोरियम और रेडियम का आपने नाम सुना होगा। यूरेनियम से परमाणु बम यानी एटॉमिक बम बनाया भी जाता है। तो ये सारी मेन प्रॉपर्टीज़ थी आपकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हो, या मेंडलीव की न्यू पीरियोडिक टेबल भी हम इसको कहते हैं, या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी इसको कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पीरियोडिक टेबल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या इस न्यू पीरियोडिक टेबल्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस दुनिया में नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके पास एडवांटेज हो तो डिसएडवांटेज ना हो। किसी में लेस, किसी में मोर, डिसएडवांटेज और एडवांटेज हो सकता है, बट नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो हम बात करते हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी जो नया पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव का, इसमें लिमिटेशंस क्या हैं। तो फिलहाल ज़्यादातर
जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई थी, लेकिन कुछ फ्यू प्रॉब्लम्स बची रह गई, जिनमें से मेन प्रॉब्लम है कंट्रोवर्शियल पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन है इसका प्लेस फिक्स नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की फर्स्ट ग्रुप से मिलती है जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पुटअप हुआ है, और कुछ प्रॉपर्टीज 17 ग्रुप जो क्लोरीन फैमिली है उनसे मैच होती है। जैसे हाइड्रोजन H2 फॉर्म करता है, यानी हमेशा हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, H2 यानी डाई एटॉमिक, द्विपरमाणु। वैसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, Cl2, Br2, I2। तो इस तरह से बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो मैच करती हैं। तो अभी भी हाइड्रोजन की जो पोजिशन है वो कंट्रोवर्शियल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आउटसाइड प्लेस ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स। पूरी पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड 6 और 7 है उसमें से कुछ एलिमेंट्स को निकाल के बाहर रखा गया है, जिनको हम F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, जिनको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के नाम से हम जानते हैं। उनको पीरियोडिक टेबल से बाहर क्यों रखा गया है, इस क्वेश्चन का अभी तक कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है, जो कि इस पीरियोडिक टेबल की एक बड़ी फॉल्ट है और लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट है नो सेपरेट पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इन आइसोटोप्स के लिए कोई स्पेशल प्लेस नहीं है पूरी पीरियोडिक टेबल में। ये भी पीरियोडिक टेबल का एक फॉल्ट है। तो इस तरह से ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीटली समझ में भी आया होगा और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एंजॉय करिए ब्रिलियंट विजन को। दैट्स ऑल, थैंक यू।